वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज से हम ऑर्गेनेली स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनेली हम पढ़ने लगे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है। तो एंडो मीन्स होता है इंटरनल, यानी कि अंदर वाली साइड पे कोई भी चीज़ पाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मिक जो है यहाँ पर वो साइटोप्लाज्म से लिया गया है, और रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क, उसका मतलब होता है नेटवर्क। तो नेटवर्क मतलब कि किसी भी चीज़ का जाल बिछाया गया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर वाली साइड पे कोई एक नेटवर्क बिछाया गया है जिसको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो नेटवर्क ऑफ चैनल्स, मतलब के चैनल्स हैं तो उनका जाल बिछाया गया है कहाँ पर, एंडोप्लाज्म ऑफ साइटोप्लाज्म के। तो अब हम एंडोप्लाज्म देख लेते हैं कि वो क्या होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये एक एनिमल सेल है और सबसे पहले इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद आगे साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म की जो बाहर वाली साइड है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ वहाँ पे एक जेल लाइक लेयर, मतलब जो थिक लेयर है वो पाई जाती है साइटोप्लाज्म की, ठीक है। उसके बाद अंदर वाली जो लेयर है वो है ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जो कि थिक नहीं होती, उसको हमने सोल बोला था। तो वो सोल अंदर वाली साइड पे पाई जाती है साइटोप्लाज्म के, और उसको हमने एंडोप्लाज्म का नाम दे दिया। मतलब एक्सोप्लाज्म मीन कि साइटोप्लाज्म का बाहर वाला हिस्सा, और एंडोप्लाज्म मीन कि साइटोप्लाज्म का अंदर वाला हिस्सा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर वाले हिस्से में पाया जा रहा है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के जो अंदर वाला हिस्सा है उसके अंदर चैनल्स का एक पूरा जाल बिछा दिया गया है। वो चैनल्स किसके होते हैं, वो चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन्स के, ठीक है। स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, जिनको हमने सिस्टर्नी का नाम दिया होता है। तो उसका जो है वो पूरा नेटवर्क होता है और वो नेटवर्क साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें आप, न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है, ठीक है। आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है हमारे पास, और ये यहाँ से इसकी न्यूक्लियस के इन्वेलप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ब्लू में स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास पूरा एक आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स का। उसके बाद ये न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के साथ अटैच है, मतलब इसका न्यूक्लियस के साथ कांटेक्ट होता है। वो किस लिए होता है वो आगे जब हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस या राइबोसोम जब पढ़ेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि ये न्यूक्लियस के साथ अटैच क्यों होते हैं, ठीक है। तो जो है ये न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ पे जा ख़त्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है ये, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। तो चैनल्स बेसिकली अगर हम जनरल देखें तो चैनल, अगर हम टीवी ऑन करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चैनल्स आ जाते हैं। तो कई चैनल्स जो हैं वो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कई चैनल आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब बेसिक उनका मकसद यही होता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे, चाहे वो एंटरटेनमेंट की हो चाहे वो न्यूज़ की हो, रिलेटेड हो। तो ये भी, इनको भी चैनल्स इसीलिए बोला गया है कि ये भी न्यूक्लियस से लेके, मतलब कोई भी न्यूज़ वगैरह लेके या वो चीज़ें लेके आते हैं और उसको साइटोप्लाज्म तक लेकर आते हैं, और साइटोप्लाज्म में आके वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, इसलिए इनको चैनल्स बोला गया है। तो जो है ये चैनल, ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेता है और लाके कहाँ पे कर देता है, साइटोप्लाज्म में दे देता है। तो ये चैनल के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है, इसलिए इसको चैनल्स बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, इस वजह से इनको हम नेटवर्क बोल देते हैं।
आगे हम देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम को जो हम चैनल्स का है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आगे सिस्टर्नी क्या होती है कि वो मेम्ब्रेन्स जो आपको मैंने बताया कि इसमें आपको नज़र आ रही हैं, वो मेम्ब्रेन्स को हम सिस्टर्नी बोलते हैं। वो ट्यूबुलर शेप में भी हो सकती हैं, वो स्फेरिकल शेप में भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्यूबुलर शेप भी नज़र आ रही है और जो है वो फ्लैटेंड या स्फेरिकल शेप भी आपको नज़र आ रही है, किसकी, सिस्टर्नी की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दोनों शेप जो है वो पाई जाती हैं सिस्टर्नी की। तो मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, ये करती है कि जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसको सेपरेट करती है, ठीक है, और इस चैनल के मटेरियल से सेपरेट कर देती है। तो चैनल के अंदर जो मटेरियल है, मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर ये जो मटेरियल पाया जा रहा है उसको ये सेपरेट कर देती है, किससे, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से, ठीक है। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन्स हैं हमारी, ये सेल टू सेल वेरी करती हैं। सेल टू सेल मतलब कि अब सेल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि एनिमल सेल में भी तो एक तरह के सेल तो नहीं ना पाए जाते, मस्कुलर सेल हैं, एपिथेलियल सेल हैं, इस मतलब उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उसके अंदर ये मेम्ब्रेन जो हैं वो कितनी पाई जाएंगी, इनका नेटवर्क कितना होगा, कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, ये सारी सेल के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये सेल टू सेल जो मेम्ब्रेन्स हैं ये वेरी करती हैं। आगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी ज़ाहिरी शक्ल को देखते हुए उसको दो फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं और एक स्मूथ, दूसरी को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको रफ इसलिए बोलते हैं कि उसकी जो अपीयरेंस होती है ना, मतलब वो देखने में बहुत ही ज़्यादा रफ़ लगती है सरफेस उसकी, ठीक है। सरफेस रफ़ क्यों लगती है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से वो रफ़ नज़र आती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो उस पर आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो बिल्कुल एक स्मूथ जैसे सरफेस होती है वैसे स्मूथ है, तो उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर आपको राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं। तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रोटीन है वो या तो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती है या फिर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सेल के बाहर एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया, एक तो वो राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन को बनाता है, फिर उसको स्टोर साइटोप्लाज्म तक पहुंचा देता है, साइटोप्लाज्म उसे स्टोर कर लेता है, या फिर वो जो है ना उसको सेल के बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके पास तो राइबोसोम्स नहीं होते, लिहाजा वो प्रोटीन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो और भी बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या करता है कि वो मेटाबॉलिज्म करता है कुछ मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि लिपिड का। तो लिपिड को अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए ये जगह देता है, ठीक है। उसके बाद डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है कि किसी भी चीज़ के असर को ख़त्म करना, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं उनके असर को ख़त्म करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। तो इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो वो फिर जो ड्रग्स के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है या उसका असर जो है, कुछ पॉइजनस मटेरियल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि लीवर सेल में पॉइज़न अगर कोई किसी को कोई दे दिया जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं कि वो उस जहर के असर को ख़त्म करने में मदद दे। तो ये डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद क्या उसे बोलते हैं, ये नर्व सेल में या मसल सेल में इम्पल्सिस को ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि आप अगर आप देखें तो इसका पूरा नेटवर्क है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये पूरे साइटोप्लाज्म में ये नेटवर्क फैला होता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क जब फैला होता है तो ये फिर ट्रांसपोर्ट के काम आता है कि ये फिर इम्पल्सिस जो हैं जो पूरे सेल में इम्पल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो खाली इम्पल्स ही ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बल्कि ये मटेरियल जो होता है कुछ उसको सेल के एक जगह से दूसरी जगह भी लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे देखें अब कितना बड़ा नेटवर्क है ये, ठीक है। तो कितना बड़ा नेटवर्क होने का फ़ायदा ये है कि इसमें यहाँ से मटेरियल अगर जाएगा सेल की इस जगह से तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाके जो है ना वो एक्सक्रीट आउट होगा ना,
तो वो एक जगह से दूसरी जगह सेल के मटेरियल को ये पहुंचाते हैं। तो ये उसकी दोनों फॉर्म्स थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एक रफ़ है क्योंकि उसकी रफ़ अपीयरेंस है, और एक स्मूथ है क्योंकि उसकी अपीयरेंस स्मूथ है, और इनकी ज़ाहिरी शक्ल के ऊपर इनका जो है फिर वो नाम दोनों का रख दिया गया। एंड पे बेटा अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन है, तो ये नेटवर्क हमने देख लिया कि पूरे सेल में फैला होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। तो ये जो है वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये नेटवर्क, कि सेल जो है वो अपनी शेप को मेंटेन रख सके, उसकी शेप जो है वो ख़राब ना हो। इस वजह से ये नेटवर्क जो है वो पूरे सेल में जो है वो फैला होता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद हमने जो है वो इसकी फॉर्म्स के तो स्पेसिफिक फंक्शन देख लिए। तो जो ओवरऑल इसका फंक्शन है वो इसका यही है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बाकी हमने रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दोनों का देख लिया कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उसका प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हमने स्मूथ का देख लिया कि वो लिपिड का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और डिटॉक्सिफाई जो है वो उसका सबसे मेन फंक्शन है। तो बाकी इसका अगर हम जो है वो जनरल फंक्शन देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो वो सेल की शेप को मेंटेन करना है। बाकी बेटा यहाँ तक था हमारा लेक्चर। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।